स्टेशनरी चार्ज के बारे में पढ़ते किस में है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट, कूलम्स फोर्स या फिर कूलम्स लॉ। ठीक है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। खैर, बट उसके पहले व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू चार्ज एट रेस्ट। अगर चार्ज क्या है, रेस्ट पे है, स्टेशनरी है, या फिर चार्ज बहुत स्लो मोशन में है, कई बार इसको भी इंक्लूड कर लिया जाता है। या तो चार्ज स्टेशनरी है या चार्ज बहुत ही स्लो मोशन में है। उस कंडीशन में जब हम स्टडी करते हैं तो बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है क्या, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, दो चार्ज आपके सामने दिखाए गए हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। हालांकि चार्ज के बारे में हमने डिटेल में स्टडी कर ली, वो हमने पहले सेशन में ही कर लिया था। ठीक है ना, ओके। तो इन चार्जेस का, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, बिहेवियर कैसा होगा, वही सब हम कहाँ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो व्हाट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बेसिकली दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को एक्सप्लेन करते हैं। कूलम्स लॉ के द्वारा दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में भी बात करी थी कि दो चार्जेस हैं, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, दैट इज फोर्स ऑफ रिपल्सन। और अगर अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस हैं तो बेसिकली क्या होगा, उनके बीच में एक फोर्स लगेगा, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कूलम्स लॉ, ये तो हमने वहां पे देखा कि ये हमने प्रैक्टिकली देखा कि फोर्स लग रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, एक फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है। बट कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है और किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है वो फोर्स, उसका जिक्र या फिर उसका डिस्कशन किन्होंने किया, कूलम्स ने किया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कूलम्स लॉ के नाम से जानते हैं, या फिर कूलम्स फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बताता है, फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन टू पॉइंट्स चार्ज। दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स कितना एग्जिस्ट कर रहा है, कितना लगेगा, किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, यही हमें पता चलता है कूलम्स लॉ के थ्रू। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, ये जो कूलम्स लॉ है ये क्या है, ये बेसिकली इक्वल एंड अपोजिट। कहने का मतलब, अगर ये दो चार्ज हैं, जितना ये फोर्स इस पे लगाएगा उतना ही ये वाला फोर्स इस पे लगाएगा। जैसे F12 इज व्हाट, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू फोर्स ड्यू टू चार्ज 2। फिर से सुने, F12 का मतलब क्या है, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज मीनिंग ऑफ F12। इसका मतलब ये है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2। समझ आया क्या, फोर्स ऑन चार्ज 1, इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है, चार्ज 2 की वजह से लग रहा है। वो फोर्स कैसा है, अट्रैक्शन है, रिपल्सन है। दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होएगा, रिपल्सन। और वो फोर्स बेसिकली बाहर की तरफ लग रहा है, रिपल्सन होगा तो बाहर की तरफ ही जाएंगे ना, यस नो। इसी तरीके से अगर कोई बोले व्हाट इज F21, जल्दी बताइए, बोलो बोलो, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज 1, तो दैट इज F21। ये दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, इसलिए ये भी बाहर जाने की कोशिश करेगा, ये भी। अब मेरे ऊपर अगर कोई फोर्स लगा रहा है, सामने से कोई मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है पीछे की तरफ, तो मैं पीछे जाऊंगा ना। इसी तरह अगर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो रिपल्सन का फोर्स लग रहा है, तो बेसिकली दूर जाएंगे। अब यहीं पे देखिए नीचे, अगर ये अपोजिट चार्ज हुआ तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा, रिपल्सन अट्रैक्शन, तो बेसिकली ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा। तो व्हाट इज F12 अगेन, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। व्हाट इज F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। समझ में आया, ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको, आगे बढ़ जाऊं, ओके। फिर
एक्चुअली इस लॉ को, कूलम्स लॉ को हम ग्रेविटेशनल लॉ से रिलेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप पहली बार पढ़ रहे हो कि कूलम्स लॉ के बारे में आपको जरा भी आइडिया नहीं है, तो 9th में एक चैप्टर हुआ करता है, दैट इज व्हाट, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, या फिर ग्रेविटेशनल लॉ का चैप्टर हुआ करता था। क्योंकि मे बी इसको आप फील नहीं कर पाते हो, बट इसको आप फील कर सकते हो। कैसे फील कर सकते हो? क्योंकि इसी लॉ की वजह से आप धरती पे, धरती से चिपके हुए हो। क्योंकि एक्चुअली क्या है, व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इन्होंने बोला कि अगर दो मास हैं, दो बॉडी हैं, m1 और m2, और इनके बीच में हमेशा एक अट्रैक्शन, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ठीक है, अब वो जब बहुत ज्यादा होगा तो दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, अगर बहुत ज्यादा नहीं होगा तो दोनों नहीं खींच पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे और अर्थ के बीच में, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है, जिसकी वजह से मैं बेसिकली उसके ऊपर हूं, या फिर मैं यहां से निकल नहीं पा रहा हूं। बट मेरे और इसके बीच में कोई भी इतना, ना मेरा मास ज्यादा है ना इसका मास ज्यादा है, तो कहने का मतलब वो जो फोर्स तो लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग तो रहा है, बट दैट इज नॉट कंसिडरेबल एक्चुअली। इस वजह से, वरना ये भी शायद मेरे से चिपका होता। बस समझ में आई? तो ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताता है? ये बताता है फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन टू डिफरेंट मास। ठीक है, इसी तरीके से कूलम्स लॉ क्या बताते हैं? फोर्स बिटवीन एग्जिस्ट टू चार्ज। समझ में रिलेट कर पा रहे हो क्या? तो आप नहीं भी लिखोगे चलेगा, जस्ट मैंने एक रिलेशन के लिए बताया यहाँ पे। इसके अलावा कूलम्स फोर्स ऑन टू चार्जेस इज इक्वल एंड अपोजिट, मतलब कि जितना ए इस पे फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स ए इस पे लगाने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि अलग अलग फोर्स लगाएंगे, जितना फोर्स ए इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ए इस पे लगाने वाला है। आई बात समझ में? इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए क्या नाम लेते हैं? एक्शन रिएक्शन लॉ। एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है, जितना आप मेरे ऊपर फोर्स लगाओगे उतना ही फोर्स मैं आपके ऊपर लगाऊंगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए, तो एज बेसिकली मैंने जस्ट रिलेट करने के लिए दिखाया था आपको, बट हमारा फोकस है ये कूलम्स लॉ। अभी तक मैंने कूलम्स लॉ स्टार्ट नहीं किया है, अभी जस्ट मैं उसका बैकग्राउंड दे रहा हूं आपको। क्लियर इतनी बात? आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए, अब कूलम्स लॉ स्टार्ट करने से पहले हमें एक बेसिक सी चीज रिकॉल कर लेनी चाहिए, क्या? कि जो लाइक चार्ज होते हैं, सेम पोलैरिटी के चार्ज, वो एक दूसरे से क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और जो अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बात हमें पहले से पता है। तो कूलम्स लॉ की इनमें क्या भूमिका है? उनकी भूमिका ये है कि इन, अभी तक तो आपको सिर्फ इतना पता था ना कि इनके बीच में फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स मे बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट मे बी फोर्स ऑफ रिपल्सन। बट इनकी वजह से हमें ये पता चलेगा कि जो फोर्स लग रहा है वो कितना ज्यादा लगेगा या कितना कम लगेगा, या किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आई बात? दैट इज द कूलम्स लॉ। ठीक है, तो चलिए, अब कूलम्स लॉ भी हम दो फॉर्मेट में देखेंगे। कूलम्स लॉ भी हम दो फॉर्मेट में देखेंगे। देखो, कूलम्स लॉ बेसिकली किसके बारे में बताते हैं? कूलम्स फोर्स के बारे में। एंड कूलम्स फोर्स इज व्हाट? स्केलर फोर्स इज व्हाट? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। यहां लिखा है इसलिए फोर्स क्या था? स्केलर है वेक्टर? दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमारी बात समझ में? तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट यहां पे हम उस फोर्स को, जैसे कल हमने बात करी थी कि मान लीजिए ए क्रॉस बी, ये मान लीजिए आएगा वेक्टर सी। तो इसमें जब हम इसको निकालते थे तो क्या लिखते थे? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू ए एन कैप। दिस इज व्हाट? स्केलर।
एंड दिस इज व्हाट, वेक्टर। समझ में आएगी नहीं? तो कहने का मतलब ये है मेरा कि अभी मैं फिलहाल है फोर्स तो है वेक्टर क्वांटिटी, बट पहले मैं किस पे बात करता हूं, स्केलर क्वांटिटी पे, सिर्फ इस पे बात करूंगा। फिर उसके बाद किस पे चलेंगे, वेक्टर पे, वेक्टर फॉर्म पे और स्केलर फॉर्म पे। समझ में आया? फोर्स इज अ व्हाट, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। बट चीजें एक सडनली आपके लिए टफ ना हो जाए, इसलिए मैं इसे दो स्टेप में ले चलूंगा। एक बार मैं, मेरा फोकस सिर्फ किस पे रहेगा, मैग्नीट्यूड पे। उसके बाद फिर मेरा फोकस किस पे रहेगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन पे। समझ में आई बात? तो पहले मैं बात कर लेता हूं किस पे, मैग्नीट्यूड पे। ठीक है? इट डजंट मीन कि फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैंने क्या लिखा है, स्केलर फॉर्म। ये नहीं लिखा है कि स्केलर क्वांटिटी है ये। मेरे बात ठीक है? चलिए, तो कूलम्स लॉ की बात करते हैं। कूलम्स लॉ की बात करते हैं। कूलम्स लॉ के बारे में अभी तक हमें इतना समझ में आ गया कि बेसिकली ये क्या बताता है, दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बताता है, उनकी चीजों को एक्सप्लेन करता है। तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि जो दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, चार्ज। जैसे मैंने क्या बोला कि मैं और एक कोई ऑब्जेक्ट, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, बट क्या ये बहुत ज्यादा है, नहीं, बहुत कम है। समझ में आया? बट मेरे और अर्थ के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसकी वजह से हम एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो कहने का मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द बॉडी पे। और ये जो कूलम्स फोर्स है, ये बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो बेसिकली Q1 एंड Q2, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसको लैंग्वेज में भी लिख लें तो जो कूलम्स फोर्स है बेसिकली दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड इसलिए बोल रहा हूं कि कल को निगेटिव चार्ज भी आया तब भी आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि उस निगेटिव की वजह से डायरेक्शन बदलेगा, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। ठीक है? तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, दैट इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। पहली बात सबको क्लियर है? चलिए, इसके बाद क्या देखा गया कि अगर हम इन दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है, इन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन है, अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होएगा, बढ़ेगा, घटेगा, कम होएगा। और वो जो बेसिकली किसके कम तो होएगा, बट बट कैसे रिलेट करेगा, तो दैट इज आर स्क्वायर। मतलब दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो फोर्स लगने वाला है इन दो चार्जेस के बीच में, जो फोर्स लगेगा वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या इतनी बात हमें क्लियर है? ठीक है? बेसिकली इसको कई बार इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है? ये टर्म्स इल्यूमिनेशन में भी आता है। खैर, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इतनी बात सबको क्लियर है क्या? डन? ओके। तो हमने क्या देखा कि जो फोर्स है वो इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जब इन सबको कंबाइन करते हैं, जब इन सबको कंबाइन करते हैं, बेसिकली हमारे पास जो एक फाइनल सा रिजल्ट निकल के आता है, दैट इज व्हाट, कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब अभी भी यहाँ पे हमारे लिए एक टर्म है
जो अलग सा दिख रहा है दैट इज व्हाट के। के इज व्हाट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, के इज व्हाट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू एक्चुअली होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज कूलम्स लॉ, या फिर दिस इज कूलम्स फोर्स। इतनी बात क्लियर है क्या? एक बार फिर से बता दो, हम कूलम्स फोर्स के किस फॉर्मेट के बारे में बात कर रहे हैं, जो स्केलर फॉर्म है या जो वेक्टर फॉर्म है? स्केलर फॉर्म। बट इट डजंट मीन कि फोर्स इज अ स्केलर, फोर्स इज अ वेक्टर। ठीक है, अभी क्या है कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता था। अभी मेरा पूरा फोकस किस पे है? मैग्नीट्यूड पे, ताकि एक बार मैग्नीट्यूड कंप्लीट कर लें फिर मैं आपको डायरेक्शन में ले चलूं। और मैं डायरेक्शन को अलग से क्यों पढ़ाऊंगा ये बात आपको समझ में आ जाएगी अभी। ठीक है, कि मैं अलग से क्यों पढ़ा रहा हूं। खैर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। सर ये एप्सिलॉन क्या है? बेसिकली एप्सिलॉन है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इसको पता है क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। सर अब ये क्या बला है? Q1 Q2 तो समझ में आया था कि लाइक चार्ज है। R क्या है? डिस्टेंस है। अभी एप्सिलॉन क्या है? तो एप्सिलॉन इज परमिटिविटी। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पहले समझते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे व्हाट इज बेसिकली परमिटिविटी। ठीक है, आगे बढ़े। परमिटिविटी एक मीडियम की प्रॉपर्टी है। परमिटिविटी एक मीडियम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहां तक लिख लिया, स्टार्ट करें। तो अगला हमारा जो पॉइंट है कि व्हाट इज परमिटिविटी, क्योंकि अगर हमें परमिटिविटी समझ में आ गया तो बेसिकली हमें कूलम्स लॉ भी समझ में आ गया। व्हाट इज परमिटिविटी? पहली बात तो परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी बेसिकली एक एबिलिटी है, किसी मटेरियल की एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। परमिटिविटी क्या है? किसी मटेरियल की एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट करता है? चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट करता है? चार्ज। तो अगर आपने बेसिकली पोटेंशियल अप्लाई किया या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस मटेरियल के द्वारा स्टोर कर लिया जा रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस मटेरियल के द्वारा स्टोर कर लिया जा रहा है, तो हम बोलते हैं कि उसकी परमिटिविटी अच्छी है। अगर उस मटेरियल की परमिटिविटी ज्यादा नहीं है तो वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर स्टोर नहीं कर पाएगा। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई बैलून है, ठीक है, ये बैलून है, इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी थिकनेस डिसाइड करेगी। अब आपने क्या किया? आपने बेसिकली इसके अंदर एयर डालना स्टार्ट किया, फूकना स्टार्ट किया, ठीक है, चाहे वो गैस हो या फिर ऐसे सिंपली माउथ से। अब क्या होगा? आप ये समझो कि जब आप उसके अंदर एयर पुट कर रहे हो, एयर डाल रहे हो, हवा भर रहे हो बेसिकली, तो एक्चुअली आप एक काइंड ऑफ एनर्जी उसके अंदर स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो। एक एनर्जी ही तो होगी ना, तो एक एनर्जी उसके अंदर स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो। अब आपने आप हवा भरते गए भरते गए भरते गए, एक पॉइंट आएगा जिसके बाद ये बेसिकली क्या होगा? फूट जाएगा। इसका मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ थी उससे ज्यादा आप उसमें हवा भरने की कोशिश कर रहे थे। तो जितने को ये झेल सकता है, जितने हवा को ये अच्छे से रख सकता है,
दैट इज इट्स स्ट्रेंथ ना। वही स्ट्रेंथ मैं किस फॉर्म में बोल रहा हूँ, परमिटिविटी के फॉर्म में। अगर मान लीजिए इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसकी थिकनेस ज्यादा है, तो बेसिकली क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा एयर को अपने अंदर स्टोर कर पाएगा। इसी तरह किसी मटेरियल की परमिटिविटी अच्छी है, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी को अपने अंदर क्या कर पाएगी, स्टोर कर पाएगी। अब यहां तक बात समझ में आ रही है? अब देखो एक तीसरी लाइन जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ मीडियम टू पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू द मीडियम। मतलब एक एक परमिटिविटी एक प्रॉपर्टी है जो अपोजिशन ऑफर करती है मीडियम को, मीडियम के द्वारा अपोजिशन ऑफर किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड पास होने के लिए। अब एक बात समझो, कभी आपने बैलून अगर फुलाया हो तो एक जो जल्दी फट जाता है उसमें हमें हवा भरने में दिक्कत नहीं आती है। समझ में आ रहा है क्या? जो जल्दी मतलब नाजुक हो या फिर बहुत कमजोर हो, अपन जितना मतलब बहुत जल्दी वो भर भी जाता है उसमें हवा, बट अगर जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होएगी उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है और उसमें हमें एयर को पुटअप करने में दिक्कत भी आती है। समझ में आ रहा है क्या? तो वो स्ट्रांग था इसलिए उसमें हमें हवा भरने में थोड़ी सी दिक्कत आई, तो इसका मतलब उसने अपोजिशन ऑफर किया कि नहीं किया? क्योंकि अपोजिशन ऑफर करने का मतलब है यहाँ पे, अपोजिशन ऑफर करने का मतलब ये नहीं था कि वो ज्यादा से ज्यादा एयर नहीं रख सकता। अपोजिशन ऑफर करने का मतलब ये था कि जितना मतलब ज्यादा से ज्यादा वो रख सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पॉकेट है, पॉकेट में आपने कुछ पैसे डाले ऐसे मतलब चिल्लर ऐसे टाइप कुछ डाले, अगर वो पॉकेट आपका कमजोर है तो वो फट जाएगा, अगर वो पॉकेट आपका स्ट्रांग है तो उसमें ढेर सारे चिल्लर आ जाएंगे। तो अपोजिशन ऑफर्ड किया गया ना, तभी तो बचा हुआ है ना। वो चिल्लर आपकी जेब में क्यों बचा हुआ है? क्योंकि पॉकेट के द्वारा अपोजिशन ऑफर किया गया। बोलो हाँ या ना? तो अपोजिशन ऑफर करने का मतलब ये नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को घुसने नहीं मतलब एंटर कर जाएगा फिर उसके बाद वो ज्यादा से ज्यादा देर तक सरवाइव कर सकता है। तो समझ में आया? तो यहाँ पे ये जो आप हवा भर रहे हो दैट इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इसकी स्ट्रेंथ है दैट इज व्हाट, परमिटिविटी। अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा आप हवा भर पाओगे? बोलो हाँ या ना? अगर स्ट्रेंथ अगर परमिटिविटी ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर पाओगे। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? क्लियर हुई बात? तो यहाँ पे दैट इज द मीनिंग। जैसे यहाँ पे देखिए, ये ध्यान से देखिए, होता क्या है कि जब हम एक मीडियम है, एक मटेरियल है, इसके अंदर ढेर सारे एटम्स थे, ढेर सारे क्या थे, एटम्स थे। ये अभी अनपोलराइज्ड स्टेट में है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक ओवरलैप्ड स्टेट में है। फिर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने अप्लाई किया तो फिर क्या हुआ कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये अलग होना स्टार्ट हुआ। अलग मतलब खिंचा हुआ महसूस कर रहे हैं। अभी पहले ऐसे थे, अभी क्या हो रहा है, खिंचा हुआ महसूस कर रहे हैं, ब्रेक नहीं हो रहे हैं, खिंचा हुआ महसूस कर रहे हैं। जैसे बैलून है, जब इसमें हम हवा भरना स्टार्ट करेंगे तो क्या करेगा, खिंचा हुआ महसूस करेगा ना। टूट इसका मतलब ये थोड़ी ना टूट ही जाएगा, टूटेगा तो तब जब इसकी कैपेबिलिटी से ज्यादा हवा भरेंगे। इसी तरीके से क्या करेगा, ये बेसिकली खिंचा हुआ महसूस करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे चार्ज जनरेट हुआ या नहीं हुआ? पहले न्यूट्रल टाइप में था, अभी क्या हो रहा है, चार्ज एक तरीके से जनरेट हो रहा है। तो ये बेसिकली इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, उसकी वजह से पोलराइजेशन आ रहा है, मतलब माइनस अलग प्लस अलग। आगे चल के जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, एक टाइम आएगा फिर ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन टूट जाएंगे, और टूट जाएंगे तो फिर वो एनर्जी स्टोर नहीं कर पाएगा, फिर वो डैमेज हो जाएगा। लाइक मैं पॉकेट में चिल्लर डालता गया डालता गया डालता गया, एक टाइम के बाद वो ये फट जाएगी बेसिकली। तो दैट इज ब्रेक डाउन, दैट इज व्हाट, ब्रेक डाउन। समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत? तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो गया, परमिटिविटी हो गया, इन सब का मतलब यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर सके। ठीक है क्या? अब स्टोर करने का मतलब क्या होता है,
कि पास ना होने दें। अगर पास करने दे रहे हैं तो स्टोर थोड़ी कर। अब जेब है, जेब फटी हुई है, आप इसमें पैसे डाल रहे हो तो पैसे तो पास हो गए ना। अगर पैसे पास हो रहे हैं तो क्या आप उससे स्टोर कर पा रहे हो क्या? अगर आप उसे स्टोर करना चाहते हो तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। आपको पॉकेट को बंद करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। और जब कोई अपोजिशन ऑफर किया जाएगा तभी तो चीजें स्टोर होंगी ना। अगर पॉकेट फटी हुई है तो आपने कोई अपोजिशन ऑफर नहीं किया कि आपका पैसा स्टोर होगा क्या वहां पे? नहीं होएगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए। खैर, तो आई होप कि अब ये लाइनें आपको समझ में आए। परमिटिविटी क्या है? एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैं गुब्बारे को क्या बोल सकता हूं कि गुब्बारा बेसिकली क्या कर रहा है? एक उसकी एबिलिटी, मेरे द्वारा भरे गए हवा को स्टोर करने की एबिलिटी। जैसे नो, ठीक है। दूसरा, हायर परमिटिविटी मींस मटेरियल कैन स्टोर मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड तीसरा क्या है? अपोजिशन ऑफर्ड बाय मीडियम टू पासेज अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू द मीडियम। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आई होप कि अलग अलग एग्जांपल से मैंने समझा दिया। डन। एक बार इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये चीजें आप अच्छे समझ लेना, क्योंकि फिर जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पढ़ेंगे तब भी यही सारी चीजें आएंगी सामने। क्योंकि कैपेसिटर मेन, ये जो परमिटिविटी है ना, दैट टर्म इज मेनली डिफाइंड फॉर कैपेसिटर एंड इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक एंड इंसुलेटर। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टी कॉमन है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज को या तो स्टोर करना, डाइलेक्ट्रिक का मेन काम है इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना, और इंसुलेटर का मेन काम क्या है? चार्ज को न जाने देना। न जाने देने का मतलब क्या होता है? स्टोर करना ही तो होता है। मैं बोल रहा हूँ मेरी जेब से पैसे नहीं गिरने चाहिए, इसका क्या मतलब है? स्टोर होंगे तभी तो नहीं गिरेंगे ना। एक ही बात है। ठीक है, ये डायग्राम मत बनाना, बस ये आप लिख लो। अब परमिटिविटी और ए क्या है? ये होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या होता है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, या फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो कि फिक्स होती है। कितनी होती है? जो कि फिक्स होती है। कितनी होती है? 8.854 इंटू 10 के पावर -12 फैरड पर मीटर। दैट इज फिक्स्ड। दैट इज फिक्स्ड। 8.854 इंटू 10 के पावर -12 फैरड पर मीटर। इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिबिलिटी, या फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम। या फिर कई बार एयर के लिए भी इसी को बोलते हैं। वैक्यूम या एयर के लिए भी जो परमिटिविटी होती है ना, दैट इज दिस। ठीक है, अब एक बात समझिए सबसे इंपॉर्टेंट, ये लास्ट वाला ये क्या है? रिलेटिव रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, जैसे देखिए एक, आप ऐसे समझिए कि मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट रखे गए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट रखे गए हैं। मैंने बोला कि इसका द्रव्यमान बताओ, मास बताओ। आपने क्या बोला? आपने बोला कि सर इसका द्रव्यमान 10 किलो है। मैंने कहा कैसे चेक किया? तो आपने बोला, लेकिन आप ऐसे समझो कि 1 किलो का बटखरा है, बटखरा वही बोलते हैं, ठीक है।
1 किलो का क्या बोलते हैं उसको, बटा, चलो जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो 1 किलो का बटखरा ही समझो, ठीक है, फिलहाल मेरे, मैं जो बोलता हूँ। तो देखो 1 kg, ठीक है। अब मान लीजिए कोई 10 किलो का सामान है, 10 किलो का सामान है। एक्चुअली क्या मतलब हुआ, उसको आपने 1 किलो से कंपैरिजन करके बताया होगा ना, कि 1 1 किलो के 10 लगेंगे, उसका वजन उसके बराबर है। तो एक्चुअली ये जो आप 10 किलो बता रहे हो ना, दैट इज व्हाट रिलेटिव पैरामीटर। अब कोई 5 किलो का है तो बेसिकली आप 5 किलो बताओगे। तो इसी तरीके से एक्चुअली हुआ क्या, कि हमने यहाँ पे एक को फिक्स कर दिया, एक किसकी परमिटिविटी थी, फ्री स्पेस की। अब इसके रेफरेंस में हम अलग अलग मीडियम की परमिटिविटी देखेंगे। जैसे एयर की परमिटिविटी, एयर की रिलेटिव परमिटिविटी होती है 1, इसके लिए, एयर के लिए या फिर वैक्यूम के लिए। इसका मतलब अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द परमिटिविटी ऑफ एयर, व्हाट इज द परमिटिविटी ऑफ एयर, तो आप क्या बोलोगे, जो परमिटिविटी फ्री स्पेस की होती है वही परमिटिविटी किसकी होती है, एयर की होती है। क्यों, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर इज 1। अब किसी ने बोला कि एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, उसकी परमिटिविटी मान लो A1 है, किसकी, एयर की, और एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, उसकी परमिटिविटी है 100। इसका मतलब क्या हुआ, कि जितना कैपेबिलिटी इस एयर के अंदर एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करने की है, उसका 100 गुना अच्छा किसके अंदर है, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर। बोलो हाँ या ना। तो बेसिकली ये तो फिक्स है ना, मतलब अगर अगर ये परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ज्यादा होगा तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली क्या ज्यादा होगा, परमिटिविटी। एक्चुअली ये हमारे कन्वीनियंस के लिए बना दिया गया, फिक्स कर दिया गया। सोचो अगर 1 किलो डिफाइन ना होता तो आपके लिए कितना मुश्किल होता फिर बताना। जैसे आप बोल देते हो ना 10 किलो 5 किलो, तो एक्चुअली आपके डिफरेंस में है कि 1 1 किलो के 10 लगे होंगे। बोलो हाँ या ना। 1 किलो होता ही नहीं पिक्चर में, फिर आप कैसे बताते, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये एक्चुअली आप हमेशा क्या बताते हो, जो भी मास बताते हो हमेशा क्या बताते हो, रिलेटिव। अब मैं बोलूं कि ये बताओ ये कितना होगा, तो आपके दिमाग में ये इसका मास नहीं होगा, एक्चुअली आपके दिमाग में ना 1 किलो होगा, कि 1 किलो के कंपैरिजन में कितना हल्का है। बोलो हाँ या ना। या फिर कोई भारी सामान दे दिया तो आपके दिमाग में चलेगा कि 1 किलो से, क्योंकि 1 किलो भी तो आपने उठाया ही होगा ना हमेशा, तो 1 किलो के रेफरेंस में ये कितना भारी है, ये हमेशा क्या बताते हो आप, रिलेटिव बताते हो। उसी तरीके से ये एक फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी, ये वैल्यू किसी का बोल दिया जाए कि एप्सिलॉन आर ज्यादा है, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने की क्षमता क्या है, ज्यादा है। अगर ये कम है तो कम है। दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, रिलेटिव परमिटिविटी। तो आगे जब भी हम क्वेश्चंस लगाएंगे या फिर, तो हमारा फोकस इस पे नहीं रहेगा क्योंकि ये तो फिक्स है ना, हमारा फोकस किस पे रहेगा, एप्सिलॉन आर पे। समझ में आएगा। अब कोई वजन है तो हम उसे उठाते समय ये थोड़ी ना ध्यान देंगे कि 1 किलो का वजन कितना, मतलब हमारा फोकस रहेगा वो कितना है, फिर उसे अपन पहले से कंपैरिजन कर लेंगे, 1 किलो से कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है क्या। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, परमिटिविटी। तो परमिटिविटी क्या है, 3 परमिटिविटी है यहाँ पे, परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन आर इज व्हाट, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है। एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कितनी है, 1, और एयर के लिए परमिटिविटी की वैल्यू कितनी है, यही, ये वाला, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 रखोगे तो वही आएगा ना, 8.854 इंटू 10⁻12 फैरेड पर मीटर। दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, परमिटिविटी। क्लियर है बात, लिख लिया इतना, आगे बढ़े। ओके। तो फिलहाल अब अगर मैं यहाँ पे आपको
फाइनली एक कूलम्स लॉ के लिए अगर एक इक्वेशन लिखूं वेक्टर स्केलर फॉर्म, व्हाट इज कूलम्स लॉ बताओ। F इज इक्वल टू व्हाट बोलो, 1/1/4 पाई एप्साइलन इनटू बोलो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या फिर इसी को 1/4 पाई एप्साइलन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या फिर इसी को मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे एक्चुअली K अपॉन एप्साइलन R इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऐसे लिखो ज्यादा सही है। यहां से मैं क्या बताना चाह रहा हूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K हियर, जल्दी बोलो। 1/4 पाई एप्साइलन नॉट ओनली, बोलो हाँ या ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K हियर, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट ओनली, क्योंकि एप्साइलन आर को मैंने यहीं छोड़ रखा है, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट की जगह मैंने क्या कर दिया, K कर दिया। और अभी मुझे 4 की वैल्यू पता है, मुझे पाई की वैल्यू पता है, और मुझे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, बोलो हाँ या ना। सब वैल्यूज पुट करेंगे, फाइनली पता है हमारा वैल्यू कितना आता है, ये याद करना है आपको, 9 इंटू 10 के पावर 9, ये वैल्यू आपको डायरेक्टली याद करनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, 9 इंटू 10 के पावर 9, समझ में आ गया, 9 इंटू 10 के पावर 9, क्लियर है सबको, आगे बढ़े। अब अभी तक हमारा जो फोकस था वो किस पे था, इस फॉर्म पे स्केलर फॉर्मेट। अब हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म पे, ठीक है, वेक्टर फॉर्म पे। वेक्टर फॉर्म में मतलब अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो जरा, ध्यान से देखना, अभी ये वाला डायग्राम मत बनाना, आगे मैं डायग्राम बनवाऊंगा आपसे। देखो पहले बस समझो आप ना, सिर्फ समझने पे ध्यान दो। अभी तक मैंने डायरेक्शन पे बात नहीं करी, अभी मेरा पूरा फोकस था मैग्नीट्यूड पे, क्योंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। अब डायरेक्शन मैटर करेगा, तो देखो F21 और F12 इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, F12 उधर काम कर रहा है, F21 इधर काम कर रहा है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, बोलो हाँ या ना। तो अब मान लीजिए किसी ने बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F21, अगर ये सिर्फ ऐसे बोलता ना F21, मैं बिना सोचे समझे ऐसे बोल देता K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, हो गया काम खत्म, क्योंकि ये मैंने सिर्फ किस में इंटरेस्ट दिखाया, मैग्नीट्यूड में, मैंने डायरेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ठीक है। बट अभी हम इस फॉर्मेट को पढ़ रहे हैं, वेक्टर फॉर्मेट को, तो बेसिकली यहाँ पे हमें डायरेक्शन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अब डायरेक्शन के लिए क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्या मैग्नीट्यूड ऑलरेडी आपने निकाल लिया है, बोलो हाँ या ना, क्या निकाला है कि क्यू, अभी अभी मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बार बार नहीं लिखूंगा, तो डायरेक्टली क्या लिखूंगा कि, ठीक है, कि अभी मीडियम आप एयर मान लेना, मीडियम आप क्या मान लेना, एयर। अगर आप मीडियम एयर ले लोगे तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो हम हर जगह लगभग मतलब इसकी बार बार बात नहीं करने वाले हैं, क्लियर है बात। चलिए इधर आ जाइए, कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, देखो वेक्टर मैंने इसीलिए पढ़ाया था आपको, ताकि ये चीजें आप अच्छे से समझ सको। ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। अब बात आती है किसकी, डायरेक्शन की। तो
देखो जरा, फोर्स F21 का मतलब क्या है पहले ये बता दो जरा। F21 का मतलब फोर्स, बोलो बोलो, फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू चार्ज 1, ड्यू टू चार्ज 1, फोर्स ऑन टू ड्यू टू चार्ज 1। ओके, देखिए F21 फोर्स ऑन टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू चार्ज 1, फोर्स ऑन टू ड्यू टू चार्ज 1। अब पहले देखो दोनों पॉजिटिव हैं दोनों निगेटिव हैं? दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, मान लो दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं। तो ए इस पे इधर फोर्स लगाएगा, रिपल्सन होगा ना। ए इस पे इधर लगाएगा, ए इस पे इधर लगाएगा, जैसे नो। अभी मेरा इंटरेस्ट किस पे है, F21 पे, जैसे नो, F21 पे, इस पे है। अब बताओ जरा, दो वेक्टर हैं यहाँ पे, कौन कौन से दो वेक्टर, एक R21 और एक R12। क्या है, एक R21 है और एक R12 है। ये R21 डायरेक्शन बता रहा है, क्या बता रहा है, डायरेक्शन। ये R12 भी क्या बता रहा है, डायरेक्शन। क्या आप मुझे बता सकते हो F21 किसकी डायरेक्शन में लग रहा है, R21 के डायरेक्शन में, R12 के डायरेक्शन में? तो समझ के, फोर्स किधर लग रहा है, इधर। तो बताओ जरा, ये किसके डायरेक्शन में लग रहा है, R21 के डायरेक्शन में लग रहा है या R12 के डायरेक्शन में लग रहा है? अरे जो दिख रहा है बोलो ना यार, R12 के डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं लग रहा? R12 का डायरेक्शन इधर है ना, समझ में आया? तो मतलब यहाँ पे मैं क्या लिखूं, R12 का कैप, बोलो हाँ या ना। एनी कंफ्यूजन? आप इस पे मत जाना, आपको ऐसा नहीं लग रहा सर यहाँ भी 21 आना चाहिए था? यार किस बेसिस पे, आप ये देखो ना, आप ये देखो कि F21 हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स इसका इधर काम कर रहा है, इसका इधर काम कर रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ए वाली लाइन कौन है, R12 ना, R12, R12 1 से 2 की तरफ, और ये क्या है, R21, R21 2 से 1 की तरफ। जैसे कोई वेक्टर है ना, ऐसे वेक्टर लिख दिया, ये मान लो ए है, ए बी है, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। मान लो ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर का मतलब क्या हुआ, ए से बी की तरफ। बट अगर इसका पोजीशन वेक्टर निकालना होता है ना, तो पता है क्या करते हैं, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए बी का मतलब होता है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अभी मैं सारी चीजें एक साथ नहीं खोला, बस फिलहाल आप इतना समझो, समझ में आई इतनी बात? अब समझ में आया मैंने स्केलर वाले को अलग क्यों लिया था? और मुझे पता था अगर यहाँ यहीं से मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा तो दोनों चीजें आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी। अभी मेरा पूरा फोकस, अब इस पे मेरा फोकस नहीं रहेगा, किस पे, मैग्नीट्यूड पे मेरा फोकस नहीं रहेगा, मेरा फोकस रहेगा डायरेक्शन पे, उसको मुझे अच्छे से समझाना है आपको। डन, आगे बढ़ूं मैं, चलिए। अब मुझे ए वैल्यूज निकालनी है, F21, R12, F12, R21, इन सारी चीजों को अच्छे से दिखाना आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अच्छा एक बात और, ये वाली लाइन, कूलम्स फोर्स इज ऑलवेज लाई अलोंग द लाइन जॉइनिंग चार्जेस, ये लाइन लिखा क्या, जो फोर्स होगा हमेशा किसके अलोंग होगा, लाइन जो ज्वाइन कर रहा है एक दूसरे को, जो एक दूसरे को ज्वाइन कर रहा है उसके अलोंग होएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं कि यहाँ पे जा रहा है, मतलब जो पहले, अब मान लीजिए दो चार्ज आपके सामने आए, दो चार्ज आए, ये रहा दो चार्ज, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, ठीक है। तो जो फोर्स लगेगा वो किसके लॉन्ग लगेगा, ये जो दोनों लाइन ज्वाइन करेंगे ना इसके लॉन्ग लगेगा। अब वो अंदर की तरफ भी लग सकता था, वो बाहर की तरफ लग सकता था, डिपेंड करेगा कि चार्ज की पोलैरिटी क्या है। अभी यहाँ पे बाहर की तरफ क्यों लग रहा था, क्योंकि दोनों चार्ज क्या हैं, पॉजिटिव, इसलिए बाहर की तरफ लग रहा था। ये दोनों चार्ज अंदर की तरफ लगते अगर चार्ज क्या होता, नेगेटिव। समझ में आया कुछ? ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे
दोनों चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझो। पहले पहले अब हर एक बात को समझना। ये मान लीजिए दो पॉइंट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है A1 B1 और C1, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा ना तो पॉइंट चार देगा, A2 B2 C2। दो अलग अलग पॉइंट पे क्या लोकेटेड है, चार्ज, A1 B1 C1 A2 B2 C2। ये चार्ज लोकेशन समझ में आ रहा है क्या? थ्री डायमेंशन, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। समझ में आया? ओके। क्या आप मुझे ये बता सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर R1? एनीवन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर R1? मैं समझ लो न्यूमेरिकल करवा रहा हूं आपको। मैंने पोजीशन वेक्टर निकालना सिखाया था, याद है? पोजीशन वेक्टर निकालना सिखाया था। दिस इज ओरिजिन 0 0। व्हाट इज वेक्टर R1? अगर पॉइंट दिया हो तो पोजीशन वेक्टर होता क्या है? डिस्टेंस रिप्रेजेंट वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट। यस नो? ये जो पॉइंट्स दिए होंगे ये तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही है ना, कि एक्स डायरेक्शन में A1, वाई डायरेक्शन में B1, जेड डायरेक्शन में C1। बोलो हाँ या ना? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1? हाँ बोलो। A1 I प्लस B1 J प्लस C1 K। समझ में आया? दिस इज पोजीशन वेक्टर R1। पोजीशन वेक्टर R2 बोलो। एक मिनट। बोलो R2 क्या था? पोजीशन वेक्टर R2 B2 I प्लस, सॉरी A2 ना, A2 I प्लस B2 J प्लस C2 K। ऐसे नो? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पूछा है? अभी मैं पहले आपको सब निकालना सिखा रहा हूँ। R12 मान लीजिए क्या निकालना है? R12 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 पता है क्या होगा? वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये बात आप याद रखना। समझा? R12 क्या होगा? वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अब यहाँ पे अगर आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हो ना। R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 इंटू आई प्लस B2 माइनस B1 इंटू जे प्लस C2 माइनस C1 इंटू ए। समझ में आया क्या? चलिए आप मुझे R21 वेक्टर बताइए। ये वेक्टर बताइए जरा। एक मिनट, एक मिनट। दिस इज नॉट, ये वेक्टर बोलो आप ना। ये क्या है? दिस इज वेक्टर। हाँ बताइए अब। R21 वेक्टर बताइए क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2। ये क्या हो जाएगा? A1 माइनस A2I प्लस B1 माइनस B2J प्लस C1 माइनस। समझ में आया क्या? मैं अभी देखो, पहले मैंने आपको क्या बताने की कोशिश करी? पहले मैंने फोर्स बताने की कोशिश करी। अब फोर्स के लिए मैं ए, जब आपने फोर्स का फॉर्मूला देखा, चलो एक बार फिर से लिख लेते हैं ना, एक बार फिर से लिख लेते हैं। चलो बताना। F12 बताओ आप। चलो बोलो F12। बोलो बोलो बोलो। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब बताइए F12 किस डायरेक्शन में लग रहा है? R21 के डायरेक्शन में। इसमें R21 के डायरेक्शन में देखो, ये सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, बट ये जो आपने निकाला है ना, ये डायरेक्शन के साथ साथ क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड भी बताएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैप एंड वेक्टर। वेक्टर में डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, और कैप में सिर्फ डायरेक्शन होता है, बिकॉज कैप इज व्हाट? यूनिट वेक्टर। इसीलिए मैंने वेक्टर को अलग से डील किया था, ताकि यहां पे आपको दिक्कत ना आए। डन? चलिए बताइए जरा। R21 तो इसमें इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है?
डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सारा का सारा देखो यहाँ पे रेख है ना ऑलरेडी मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन हो। चलिए इसी तरीके से दूसरा बता दीजिए तो, F21 इज इक्वल टू व्हाट, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12। ठीक है, अच्छा ये भी आपको समझ में आएगा, बढ़िया। अब जरा मुझे आप R21 बता दीजिए, ये बता दीजिए जरा, R21 बता दीजिए, फिर मैं समझ जाऊंगा कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। R21 है क्या R21? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर एलोंग 2 2 1। अब बताइए यूनिट वेक्टर होता क्या है, याद है क्या? वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, याद आया? अब बताओ, वेक्टर, वेक्टर क्या, वेक्टर R21, बोलो हाँ या ना, डिवाइड बाई मॉड ऑफ R21। समझ में आ रहा है क्या? इसके बाद बताओगे जरा, अभी निकाला देखो, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 डिवाइड बाई मॉड ऑफ R1 माइनस R2। समझ में आया? क्लियर है? यहाँ तक लिखो पहले। वेक्टर की अलग दुनिया है। पूरे 11th में या फिर 10th में सारे स्टूडेंट्स को ना इलेक्ट्रिसिटी से बड़ी प्रॉब्लम होती है। इलेक्ट्रिसिटी सबको टफ लगता है, वर्क एंड टाइम ये सब तो चलो आसान लगता है, फ्रिक्शन ग्रेविटेशनल वो सब आसान लगता है। यहाँ तक आते आते सब कुछ खत्म हो जाता है, मतलब नॉर्मली मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको स्किप कर देते हैं। क्यों? यही सब छोटी छोटी वजह है। समझ में आया? ठीक है, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझ लो आप, क्योंकि वहां पे स्किप तो कर सकते थे, बट एक्चुअली ये तो आपका कोर सब्जेक्ट है ना ये। अगर आप चार्ज के बारे में नहीं जानते फिर तो कहीं का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। कोई स्टेप ऐसा जो नहीं समझ में आया? देखो सब कुछ सिस्टमेटिकली इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। ठीक है, एक बार मैं फिर से यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। दोनों के लिए बताएंगे, बताएंगे दोनों के लिए क्या था, वेक्टर R2, चलो वेक्टर R21, हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए। पहले तो आप ऐसे लिख लो, R21 का वेक्टर अपॉन मॉड R21। ठीक है, या फिर क्या लिखें इसे, R1 माइनस R2 डिवाइड बाई, अच्छा जब पॉइंट दिया रहेगा तो ये सब निकाल लेंगे ना हम इस तरीके से, पॉइंट का लोकेशन दिया रहेगा तो निकाल लेंगे ना ऐसे। इसी तरह R12 का भी बता दीजिए, R12, R12 का वेक्टर डिवाइड बाई मॉड R12, क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 अपॉन मॉड ऑफ R2 माइनस R। अच्छा, सिर्फ इतने से बात खत्म नहीं हुई अभी। अब ए वैल्यूज हमें ले जाके वहां पे पुट करना पड़ेगा, कहाँ पे, फोर्स वाले फॉर्मूले में। लिख लिया? ओके, अब इन दोनों फॉर्मूले को हमें बेसिकली इधर पुट करना पड़ जाएगा। जैसे इधर आ जाओ, देखो जरा, अब हमें ये पता है कि ए R21 क्या है। अच्छा ए आर स्क्वायर क्या है? जब यहाँ पे R21 लिखेंगे ना बेसिकली क्या है पता है, एक्चुअली ए R21 का
मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एक ही बात है ना, मैग्नीट्यूड ही तो है ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड ही तो है ये, R12 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। जैसे नो, अगर मैं इस R21 की जगह, ध्यान समझना फिर लिखना, अगर मैं इस R21 की जगह कि Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इनटू R21 की जगह क्या लिखूं मैं, बोलो बोलो, R21 का वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21 यूनिट वेक्टर, बोलो हाँ या ना। यूनिट वेक्टर का क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो क्या फाइनली जो फॉर्मूला आएगा कुछ ऐसा दिखेगा क्या कि Q1 Q2 इंटू R21 का वेक्टर डिवाइड बाई R21 का क्यूब, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। अब आप बता सकते हो इसमें और इसमें क्या क्या डिफरेंस है, बोलो, क्या ये दोनों सेम है डिफर है, पहले बताओ सेम है डिफर है, फॉर्मूला तो सेम ही है ना, F12 यहाँ निकाला F12 निकाला, व्हाट इज द डिफरेंस, यहाँ पे यूनिट वेक्टर था और यहाँ पे वेक्टर था, इसमें सिर्फ डायरेक्शन था, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों था। यहाँ पे जब सिर्फ यूनिट वेक्टर था तो स्क्वायर आया, जब वेक्टर लिया तो क्या आया, क्यूब आया। समझ में आया, कई बार क्यूब भी आ जाता है सामने, बट याद रखना क्यूब कब होएगा, जब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ रहेगा, अगर डायरेक्शन अकेला रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, स्क्वायर। फिर हुआ, आप उसका भी लिख लेना ना, F21 का भी लिख लेना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी सेम तरीके से जैसे मैंने इसका लिखा है, आप F21 का भी लिख लेना। सही है, क्या हो जाएगा, F21 का क्या हो जाएगा, बोलो, F21 इज इक्वल टू व्हाट, ए Q1 Q2 अपॉन R ऑफ 12 या 21, 12 का स्क्वायर इनटू, इसको क्या लिखूं मैं, R12 का वेक्टर, मतलब उल्टा तब होगा जब खोलेंगे, मतलब कि R2 माइनस R1 वो अलग चीज है ना, डिवाइड बाई मॉड R12, फिर फाइनली क्या हो जाएगा, ए Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब इंटू वेक्टर R12। ठीक है, आई होप कि ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। डन, तो दिस इज द कूलम्स लॉ ऑफ, मतलब वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। डन।